नमस्कार सलाम, मैं अरमान। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत भूमि मंच। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और सरकार की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज का हमारा विषय है दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक महीने बाद इस टॉपिक पर आज मैं बात क्यों कर रहा हूं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद लाइक्स और व्यूज नहीं है, साजिश, सच्चाई और सिस्टम की नाकामी को पर्दाफाश करना है। क्योंकि समय बीत जाने से उनका दर्द कम नहीं हो जाता जिन्होंने इस ब्लास्ट में अपनों को खोया है। दोस्तों, यह कोई साधारण घटना नहीं थी कि सवाल न पूछा जाए। यह एक ऐसा विस्फोट था जिसने देश के दिल में डर पैदा कर दिया, और उसके बाद जो खुलासे हुए वो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। लेकिन फिर भी इस घटना को मीडिया खबरों से गायब कर दिया गया, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक वैसा ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम को भुला दिया गया। लेकिन आज भी उनकी रूहें इंसाफ की गुहार लगा रही है, जिन्होंने इस दुनिया को अचानक से अलविदा कह दिया। देश की जनता ये सोच रही थी कि बिहार चुनाव खत्म होने के बाद शायद सरकार कोई एक्शन लेगी, लेकिन महीनों बाद भी कुछ नहीं हुआ। सरकार हर जगह फेल नजर आ रही है। एसआईआर के कामों से परेशान होकर कई बीएलओज ने आत्महत्या कर ली, लेकिन फिर भी सरकार चुप है। ट्रेन लेट होने के कारण लोग फ्लाइट से सफर कर रहे थे, लेकिन आज इंडिगो फ्लाइट की हालत ट्रेनों से भी बदतर नजर आ रही है। एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार और मेला के भीड़ में तब्दील हो गई है। लेकिन सरकार रूस के राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में लीन थी। यहाँ तक कि पुतिन के फोटो की पूजा भी कराई जा रही थी, मानो किसी देवता की तस्वीर हो। रुपया डॉलर के मुकाबले 90 पार चला गया, लेकिन फिर भी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं। आखिर क्यों? अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लास्ट की पूरी टाइमलाइन, साजिश की परतें, कौन गिरफ्तार हुआ और क्यों, क्या सुरक्षा एजेंसियां फेल रही, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच कभी सामने आएगा। 10 नवंबर शाम के करीब 6:52 दिल्ली का लाल किला इलाका, जहां रोजाना सैकड़ों लोग घूमते हैं, पर्यटक आते हैं, ट्रैफिक चलता है, वही एक हुंडई सफेद कलर की i20 कार ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़ी थी। अचानक एक जोरदार धमाका इतना तेज कि आसपास की दीवारों में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। लोग हवा में उछले, धुआं, कई गाड़ियों में लगी आग, चीख पुकार। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र जैसा बन गया। लोग भाग रहे थे, कोई जल चुका था, कोई खून से लथपथ सड़क पर गिरा था। आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक 13 लोगों की मौत हुई, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। शुरुआत में कुछ लोगों ने कहा गैस सिलेंडर फटा, लेकिन कुछ घंटों बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दिया यह कोई हादसा नहीं था, यह था एक प्री प्लान कार बॉम्ब अटैक। एक आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो जानबूझकर लगाई गई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में संकेत मिले अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक के इस्तेमाल का, यानी बहुत सोच समझकर यह हमला किया गया था। जांच एजेंसियों ने इलाके के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले। पता चला कई घंटे पहले वहां कार लाई गई थी। सवाल यह है, इतने हाई सिक्योरिटी जोन में कार कैसे बिना जांच के खड़ी हो गई? क्या सुरक्षा में चूक हुई या किसी अंदरूनी मदद से यह मुमकिन हुआ? मामला दिल्ली पुलिस से सीधे एनआईए को सौंप दिया गया और फिर शुरू हुआ गिरफ्तारी का सिलसिला। गिरफ्तार आरोपी आमिर रशीद अली, कार का रजिस्टर्ड मालिक, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप। जसीर बिलाल वानी, एक्टिव को कंस्पिरेटर, टेक्निकल मदद। डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर आदिल रदर, मुफ्ती इरफान, डॉक्टर शाहीन सईद। इन सभी पर आरोप साजिश में शामिल होना, संसाधन जुटाना, सुरक्षित ठिकाने देना। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ मोहरे हैं या असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है? दावा यह भी किया जा रहा है कि साजिश सीमा पार नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है, लेकिन अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली। तो सवाल उठता है, क्या यह आतंक का नया मॉडल है या राजनीतिक संदेश देने की कोशिश? रेड फोर्ट जैसे संवेदनशील जोन में जहां हर वक्त पुलिस और पैरामिलिट्री मौजूद रहती है, वहां एक बम लगी कार खड़ी हो जाना, क्या यह सिर्फ लापरवाही है या सिस्टम की गहरी खामी? सवाल है, वहां जांच क्यों नहीं हुई? पार्किंग मॉनिटरिंग कहां थी? इंटेलिजेंस इनपुट फेल क्यों हुआ? घटना के बाद सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरफ फैल गई और पूरे देश में सुरक्षा को लेकर एक डर सा
बन गया। गृह मंत्रालय के बयान आया, मामले की गहराई से जांच होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल वही, क्या केवल बयान ही काफी है या जवाबदेही भी तय होगी? क्योंकि इस घटना का लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिर क्यों? इस ब्लास्ट की वजह से लोगों में डर सा है, पर्यटन पर असर दिख रहा है, दिल्ली की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। हर आम नागरिक एक ही बात पूछ रहा है, क्या हम सुरक्षित हैं? घटना के बाद एक और खतरनाक ट्रेंड सामने आया। कुछ लोगों ने इस हमले को सीधे इस्लामी आतंक से जोड़ दिया और सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव फैलाया गया कि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान होता है उतना ही बड़ा आतंकी बनता है। अब सवाल यह है, क्या यह दावा सच है या सिर्फ एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश? इस्लामिक एजुकेशन आतंकवाद को कैसे देखता है? इस्लाम के मूल स्रोत कुरान और हदीस स्पष्ट रूप से कहते हैं, किसी भी निर्दोष इंसान की हत्या पूरी मानवता की हत्या के बराबर है। जुल्म, दहशत और आतंक फैलाना हराम है। युद्ध भी केवल आत्मरक्षा और स्पष्ट नैतिक सीमाओं के भीतर ही जायज है। इस्लामिक शिक्षा में फसाद फिल अर्ज यानी धरती पर अराजकता फैलाने वालों की कड़ी निंदा की गई है। आतंकवादी संगठन अक्सर धर्म की आयतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, युवाओं को गुमराह करते हैं, जिहाद की गलत परिभाषा गढ़ते हैं। असल में जिहाद का अर्थ है स्वयं की बुराइयों से संघर्ष, अन्याय के खिलाफ नैतिक प्रतिरोध, न कि मासूमों की हत्या। यह दावा कि ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान यानी बड़ा आतंकी पूरी तरह भ्रामक और खतरनाक है। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर आतंकी संगठन अशिक्षा, बेरोजगारी और मानसिक शोषण का फायदा उठाते हैं। कट्टरपंथ शिक्षा से नहीं, विचारधारा के गलत प्रचार से जन्म लेता है। डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर होना किसी को आतंकी नहीं बनाता, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे संगठित नेटवर्क पढ़े लिखे दिमागों को भी ब्रेन वॉश कर सकता है। क्या पूरा समुदाय दोषी हो सकता है? एक अपराध के लिए पूरे धर्म को जिम्मेदार ठहराना न सिर्फ अन्याय है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी तोड़ता है। भारत में हजारों मुसलमान डॉक्टर है, शिक्षक है, सैनिक है, वैज्ञानिक है और देश की सेवा कर रहे हैं। फिर सवाल उठता है, क्या कुछ आतंकियों के कारण पूरी कौम को कटघरे में खड़ा करना सही है? असली लड़ाई किससे है? लड़ाई किसी धर्म से नहीं, लड़ाई है कट्टर सोच से, नफरत की राजनीति से और आतंक की विचारधारा से। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी आईएसआई से कनेक्ट होकर हथियार सप्लाई के आरोपी अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन को भी गिरफ्तार किया है। क्या हम इन सबका भी धर्म देखेंगे? नहीं, क्योंकि अगर हर आतंकी गतिविधियों को धार्मिक रंग देंगे तो हम आतंकियों की असल मकसद यानी समाज को बांटने को ही पूरा करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट कोई पहली घटना नहीं है। देश पहले भी कई बार आतंक के दर्द से गुजर चुका है। कुछ घटनाएं जो आज भी हमारे जहन में जिंदा है। 2001 संसद हमला, देश की लोकतांत्रिक रीढ़ पर सीधा प्रहार। 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट, सैकड़ों निर्दोषों की जान गई। 2008 26/11 मुंबई हमला, देश की सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा। 2016 पठानकोट एयरबेस हमला, 2019 पुलवामा आत्मघाती हमला, 2023 से 24 कश्मीर के क्षेत्रों में टारगेटेड किलिंग की घटनाएं और इसी साल पहलगाम की घटना, जिसमें 26 लोगों के नाम पूछकर चिन्हित करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। हर बार वही दृश्य, वही सवाल, वही सरकारी बयान, जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सुरक्षा और मजबूत की जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत फिर एक धमाका, फिर मातम, फिर मोमबत्तियां, फिर वादे। लेकिन सवाल यह है, कब तक? आखिर कब तक आम नागरिक बस लाशें उठाता रहेगा? कब तक बच्चे स्कूल जाते समय जोखिम में रहेंगे? कब तक ट्रेन, बस, बाजार और धार्मिक स्थल संभावित निशाने बनते रहेंगे? क्या हमारी खुफिया एजेंसियां सच में प्रोएक्टिव है या सिर्फ रिएक्टिव? हर हमले के बाद हाई लेवल मीटिंग होती है, फिर उसका परिणाम कहां जाता है? आतंक के फंडिंग नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए अस्थायी नीति क्यों नहीं है? बॉर्डर सिक्योरिटी और साइबर मॉनिटरिंग में अब भी खामियां क्यों? दोषियों को सजा मिलने में सालों क्यों लग जाते हैं? क्या आतंक के खिलाफ हमारी नीति सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित है या जमीनी बदलाव भी होगा? क्या हम हमेशा शिकार ही बने रहेंगे? अगर हर हमले के बाद हम चुप हो जाते हैं, अगर सवाल पूछना बंद कर देते हैं, तो आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक होगी हमारी खामोशी।
एक लोकतंत्र में सवाल पूछना देशद्रोह नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। और आज हमारा यही सवाल है कि कब तक हम ऐसी घटनाओं का शिकार होते रहेंगे। एक और जरूरी बात जो अक्सर बहस में दबा दी जाती है, अगर कुछ लोग इस्लाम के नाम पर आतंक फैला रहे हैं तो मुस्लिम समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाए। क्योंकि आज हालात ये है कि 60 रुपए की टोपी 600 का कुर्ता कोई भी खरीद सकता है और उसी लिबास में कोई कट्टर सोच आपके बच्चों के बीच पहुंच जाता है। अब सवाल सिर्फ धर्म का नहीं, सवाल है तालीम का, सवाल है तरबियत का। आपके बच्चे सिर्फ आपके नहीं, वे इस मुल्क के भविष्य हैं। तो ये देखना भी आपकी जिम्मेदारी है कि कौन उन्हें पढ़ा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, नफरत या इंसानियत, कट्टरता या सही इस्लाम। क्योंकि याद रखिए, ज्यादा जरूरी है इंसान बनना और मजहब की सच्ची तालीम वही है जो अमन, मोहब्बत और इंसाफ सिखाए। सदन में राम के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने बहुत ही अहम सवाल उठाया है। उन्होंने मांग की कि मस्जिद और मदरसों में भी सीसीटीवी कैमरा होनी चाहिए। कई मस्जिदों और मदरसों में कैमरे हैं, लेकिन अभी भी काफी संख्या में मस्जिद और मदरसे इससे वंचित है। आपको याद होगा कि एक मस्जिद के इमाम की पत्नी और उनके बच्चों को उनके ही छात्र के द्वारा धारदार सामग्री से वार करके मौत के घाट उतार दी गई थी। घटना के वक्त इमाम का वहां मौजूद न होने के कारण शुरुआत में पुलिस ने इमाम को ही आरोपी मानकर इस तरह से जांच कर रही थी कि कहीं इमाम ने ही तो इस घटना को अंजाम तक नहीं पहुंचवाया है। लेकिन जैसे ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जांच की तो पता चला कि इमाम के ही 2 नाबालिग छात्रों ने मिलकर इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया है। अगर वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते तो हो सकता है यह सच वहीं दब जाता और उस इमाम को शायद जेल हो जाती। अब जरा सोचिए, एक तो अपने परिवार के खोने का दर्द, दूसरा उसकी हत्या के आरोप में जेल, वो उसे कैसे झेलता। अगर सुरक्षा को लेकर कहीं सीसीटीवी लगाने की बात हो तो उस पर जिम्मेदार लोगों को ध्यान देनी चाहिए। आतंकी घटनाओं को लेकर अगर मुस्लिम समाज खुद आगे आकर कहे ये इस्लाम नहीं, ये अपराध है, तो आतंक की सबसे मजबूत रीढ़ वही टूटेगी। यह सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं, ये समाज की लड़ाई है, हर मजहब के इंसान की लड़ाई है। दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक धमाका नहीं, यह एक चेतावनी है, सिस्टम के लिए, सरकार के लिए और पूरे देश के लिए। जब तक पूरा सच सामने नहीं आता, सवाल जिंदा रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अरमान, आप देख रहे थे भारत भूमि मन। आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं? क्या यह सुनियोजित आतंकी हमला था या सिस्टम की भारी चूक? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।